लड़का घबराकर सड़क पर दौड़ रहा है। उसके पीछे एक कार पागलों की तरह उसका पीछा कर रही है। तभी अचानक दूसरी दिशा से एक और कार आई और सीधे उस लड़के को टक्कर मार दी। कितना समय बीत गया कि किसी को नहीं पता, लेकिन एक अमीर परिवार ने रास्ते में उस घायल बच्चे को देख लिया और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। इलाज के बाद वो लड़का, जिसे अब लोग कांग कहकर बुलाने लगे, धीरे धीरे होश में आ गया। लेकिन होश आते ही उसने पाया कि उसे कुछ भी याद नहीं। न तो उसे हादसे का कोई पल याद है, न ही अपना नाम, अपना घर, कुछ भी नहीं। अमीर परिवार को उस मासूम बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने न सिर्फ उसका इलाज करवाया बल्कि उसे गोद भी ले लिया। उन्हें ये नहीं पता कि उनका यह फैसला एक दिन उनके पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। एक दिन अचानक सरकारी प्रोसिक्यूटर घर की जांच करने आ पहुंचा। घर की मालकिन नहीं चाहती कि घर के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके हाथ लगे। घबराकर उसने किताबों का वो ढेर खिड़की से बाहर फेंक दिया। संजोग से वो लड़का वहीं खड़ा था। कांग ने वो किताब उठा ली। उसने बस एक नजर डाली और उन किताबों के पन्ने फाड़कर आग में डाल दिए। जब प्रोसिक्यूटर बाहर निकला तब वो लड़का शांति से आग पर मांस भूनने लगा, लेकिन अनुभवी नौकरानी की नजर कुछ और ही देख गई। किताबों के कई पन्ने पूरी तरह जले नहीं थे। उसी पल उसे शक हो गया कि ये लड़का उतना मूर्ख या सीधा नहीं जितना दिखाई देता है, और उसका शक सही निकला। सिर्फ एक बार किताब देखकर उसे पूरा का पूरा मुंह जबानी याद है। ये दिखने में अनजान भोला सा बच्चा वास्तव में अत्यंत तेज दिमाग वाला है। असल में वो लड़का कांग सुक है, एक विशाल कारोबारी साम्राज्य का असली युवा उत्तराधिकारी। घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। उसके पिता कंपनी के चेयरमैन विदेश यात्रा से लौटे थे, लेकिन पत्नी के पास घर आने के बजाय वो शहर से दूर पहाड़ी इलाके वाले एक घर की ओर चले गए। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्हें फर्श पर बिखरे कपड़े दिखाई दिए। साथ ही बाथरूम से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। चेयरमैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उनकी प्रेमिका के साथ नहा रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके लिए काम करने वाला सियोंग है। गुस्से को किसी तरह दबाते हुए चेयरमैन वहां से निकलकर कार में बैठा और अपनी प्रेमिका को फोन किया, उसे ये दिखाने के लिए कि वो अब भी विदेश में है और लौटते ही वो एक भव्य पार्टी रखेगा। लेकिन उस पार्टी की आड़ में वो दोनों को खत्म करने की योजना बना रहा था। उसने अपने वकील को भी इस बारे में पहले से तैयार रहने के लिए कह दिया। उधर सियोंग की किस्मत खराब थी। उसी समय उसने एक पत्रकार को चोरी छिपे फोटो लेते हुए पकड़ लिया। जब उसने कैमरा छीना तो पता चला कि चेयरमैन देश वापस आ चुके हैं, मतलब उनका राज खुल चुका है। इसी बीच वकीलों ने सियोंग को फोन करके सच बता दिया कि चेयरमैन सब जान चुके हैं और पार्टी के दिन उन दोनों को मारने की योजना बना रहे हैं। पार्टी वाले दिन चेयरमैन ने सियोंग और अपनी प्रेमिका दोनों को अपने दफ्तर बुलाया। वो अपने पुराने प्लान को उस रात अंजाम देना चाहते थे। जैसे ही उसने बंदूक उठाकर टिगर दबाया, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। गोली नहीं चली क्योंकि गोलियां तो सियोंग के हाथों में थी। उसी पल चेयरमैन को समझ आ गया कि उसका वकील चांगिक भी उसे धोखा दे चुका है। असल में कुछ समय पहले उसने चेयरमैन को जहर भी दे दिया था। अब जब गुस्सा उसके भीतर उबल रहा था, वही जहर असर दिखाने लगा। सियोंग और उस औरत ने मिलकर उसकी मौत का दोष कांगसिक की मां पर डाल दिया। उन्होंने चेयरमैन की वसीयत भी नकली तरीके से तैयार कर ली। उधर कांगसुक बेघर और बेबस था। वो रास्ता न पाकर सियोंग के घर गया। वहीं उसे एक तस्वीर मिली। सियोंग और उसकी सौतेली माँ दोनों की तस्वीर देखकर उसके पैरों की जमीन खिसक गई। सच एक झटके में सामने आ गया। ये पूरी साजिश उन दोनों की थी। कांगसिक तुरंत वो फोटो लेकर प्रोसिक्यूटर किमचान के पास गया ताकि वो अपनी माँ का नाम साफ कर सके। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि सियोंग ने पहले ही प्रोसिक्यूटर को खरीद लिया है। किमचान ने सबूत दबा दिए और कांगसिक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का आदेश दिया। कातिल कांगसिक को खत्म करने निकला, पर किस्मत का खेल, कांगसिक किसी कातिल से नहीं बल्कि एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया। जब वह होश में आया, उसकी याददाश्त मिट चुकी थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं था और तभी अमीर परिवार ने उसे अपनाया। इसीलिए उसका नया जन्म वहीं से शुरू हुआ। जब सभी को पता चला कि वो लड़का बुद्धिमान है, मालिक मालकिन ने उसे डोंग नाम दिया। वो पहले उसे बेटे की तरह पालना चाहती थी, लेकिन लड़के की मनस्थिति को देखते हुए उसे अनाथालय भेजना पड़ा। देखते देखते 10 साल बीत गए और इन 10 सालों तक
उसने हर पल उस पर गुप्त नजर रखी। डोंग अब एक आकर्षक, समझदार और प्रतिभाशाली नौजवान बन चुका है। वो प्रोसिक्यूटर ट्रेनी बन गया। उसकी ऊर्जा देखने लायक है, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य ताकत दौड़ रही हो। वो सबका अभिवादन करता, जोर शोर से काम करता और हर मौके को भांप लेता, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि किसके पास उसकी किस्मत की डोर है। जिस प्रोसिक्यूटर के अधीन उसे ट्रेनिंग मिली है वो और कोई नहीं, सियोंग है। वही सियोंग जिसने 10 साल पहले उसके पिता की हत्या की थी। अब सियोंग अपनी शैतानी शक्ल को भुलाकर न्याय की चादर ओढ़ ली है। सत्ता के और करीबानी के लिए उसने खुद को एक ईमानदार अधिकारी का रूप दे दिया। डोंग को तो अपना अतीत याद ही नहीं, इसीलिए उसे पता भी नहीं चला कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने खड़ा है। उल्टा वो मुस्कान के साथ सियोंग के सामने पेश आता, लेकिन सियोंग बेरुखी से नजर फेर लेता। उधर डिप्यूटी मिनिस्टर चो की ये योजना है कि डोंग को उनकी टीम में लगाया जाए, पर सियोंग ने सख्ती से मना कर दिया। जब डिप्यूटी चो को पता चला कि सियोंग बिना कारण विरोध कर रहा है, उनका गुस्सा आसमान छू गया, लेकिन वे भी मजबूर है। उन्होंने डोंग से कहा, तुम्हारी इंटर्नशिप उन्हीं के हाथ में है। इस तरह डोंग को सियोंग के पीछे पीछे घूमने का आदेश मिला। डोंग ने जितनी कोशिश की, सियोंग उतना ही उसके रास्ते में दीवार खड़ी करता। असल में जिस केस की जांच हो रही है उसे मेयर जुग खुद देख रहे हैं और डिप्यूटी चो का उनसे गहरा रिश्ता है, इसीलिए वे नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति यानी डोंग उसमें शामिल हो। लेकिन डोंग हार मानने वालों में से नहीं। उसने टीम को भेजे गए महत्वपूर्ण दस्तावेज रास्ते में ही रोक लिए। खुद को जांच टीम का कर्मचारी बताकर वो फाइलें हाथ में उठाई, चुपके से टीम के ऑफिस में घुस गया। वो बहुत समझदार है। जैसे ही उसने माहौल को परखा, उसे पता चल गया कि गुसिक नाम का आदमी टीम में काफी असर रखता है। बस फिर क्या था, डोंग ने तुरंत उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। उसकी समझ, उसके काम और उसकी काबिलियत सबकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन जैसे ही डोंग ने अपना असली नाम का खुलासा किया, उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा लग रहा है कि इस बारे में टीम को पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी। उस शाम जब गुसिक काम खत्म करके अपनी कार से घर जाने ही वाला था, उसने देखा कि डोंग उसकी कार के अंदर ही बैठा हुआ है। गुसिक हैरान है। तुम अंदर कैसे आए? डोंग ने बड़े आराम से बोला, तुम्हारी कार बहुत पुरानी है, बस 2 बार लात मारी और दरवाजा खुल गया। गुसिक की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर डोंग उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में ले गया, एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं। खुशकिस्मती से वही मौजूद घर के नौकर ने डोंग को पहचान लिया और तुरंत मालकिन को खबर दे दी। मालकिन ने सीसीटीवी से समझ लिया कि डोंग वहां क्यों आया है। उसने कर्मचारियों को आदेश दिया कि उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाए। वहां डोंग की खातिरदारी देखकर गुसिक का उसके प्रति नजरिया बदल गया। अब वो उसे पहले जैसे हल्के में नहीं ले रहा। जब डोंग को लगा कि मौका सही है, उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर मेज पर रख दी। पैसे देखकर गुसिक का मन डोल गया। फिर उसने कहा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होना नामुमकिन तो नहीं है। टीम लीडर सियोंग अभी मेयर जुंग और हांगी ग्रुप के रिश्तों की जांच कर रहे हैं। अगर तुम कोई काम का गवाह पकड़ लाओ तो शायद तुम्हें मौका मिल सकता है। मौके की तलाश में डोंग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसकी नजर एक मोटी सी लड़की पर पड़ी, बॉस की बेटी जिन। शाम को जब जिन अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, उसने एक पुरानी कार को अपने सामने रुकते देखा। धीरे से एक आदमी बाहर निकला, दाईं ओर का दरवाजा खोला और बोला, क्या आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगी? जिन जैसी लड़की आसानी से हाथ नहीं आने वाली। उसने सोचा, इतनी तहजीब दिखा रहा है, जरूर कुछ बेचना चाहता होगा। अगले ही पल उसने डोंग की गर्दन पकड़कर उसकी धुलाई कर दी। डोंग कितना भी समझाता रहा, वो नहीं मानी। आखिर में उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और उसकी पुरानी कार को जोरदार लात मारकर तोड़ दिया। ये सब देखकर पास में छिपे गुसिक की रूह कांप गई। डोंग तो बस चाहता है कि वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल हो सके, लेकिन यहाँ तो उसकी ही जान खतरे में पड़ गई। निराश होकर उसने गुसिक से कहा कि उसके दिए हुए पैसे वापस कर दे। इसके बाद डोंग जिन के ऑफिस पहुंचा, उसके लिए गिफ्ट लेकर एक सुंदर सा हैंडबैग। ऑफिस की बाकी लड़कियां जलन से भर उठी। जिन ने बैग खोलकर देखा, अंदर एक चिट्ठी पड़ी है, ऊपर आकर चाय पिएंगी। जिनके दिल में जैसे पहली बार डेढ़ जैसा एहसास जाग उठा। फिर वो डोंग का गिफ्ट लेकर ऊपर पहुंची। उसे देखकर डोंग कुछ बोल भी नहीं पाया था कि इतने में जिन बोली, मुझे पता नहीं था कि तुम सच में मुझे पसंद करते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ बार डेट कर सकती हूँ। ये कहकर वह खुशी खुशी चली गई। डोंग ने घबरा कर गुसिक से पूछा, अब मैं क्या करूँ?
उसने तो मुझे गलत समझ लिया, गुसिक बोला। अगर इन्वेस्टिगेशन टीम में जाना है तो गलतफहमी को चलने दो। इसके बाद उन्होंने एक बुफे रेस्टोरेंट चुना जहां जिन ने इमेज दिखाने के लिए खाना बहुत कम खाने का नाटक किया। लेकिन जैसे ही डोंग फोन उठाने बाहर गया, तब तक जिन 3 दिन से भूखे बाघ की तरह खाने पर टूट पड़ी। उसने सामने दिखने वाली हर चीज पर झपट कर खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि डोंग वापस आ रहा है, वो बिजली की तरह अपनी प्लेटें टेबल के नीचे रख देती है, जैसे वो एक मासूम शांत लड़की हो। डोंग ने टेबल पर पड़े ताजे खाने की प्लेट देखी और पूछा, जिन, तुमने कुछ खाया भी या नहीं? जिन ने झेप कर झूठ बोल दिया, हाँ बस थोड़ा सा। लेकिन डोंग को यकीन नहीं हुआ, बातें तो कुछ और ही बता रही है। तभी जिन अचानक बोल पड़ी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये सुनकर डोंग को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, लेकिन झूठ को निभाने के लिए उसे कुछ तो कहना ही था। वो जिन के हाथों को देखने लगा, नरम गोल मटोल हाथ। फिर उसने पूरी गंभीरता से कहा, तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं, फूले फूले जैसे किसी फरिश्ते के हाथ हो। उसी समय वेटर आ गया और फर्श के नीचे के दर्जनों खाली प्लेटें उठाकर उनके टेबल पर रख दिया। माहौल में जैसे सन्नाटा छा गया हो। डोंग बड़े असहज होकर मुस्कुराया और बोला, शायद किसी और ने खाकर छोड़ दी होगी। रात को प्यार में डूबी हुई जिन बार बार अपने हाथों पर लोशन लगा रही है। उन्हीं हाथों पर जिन अभी कुछ समय पहले डोंग ने फरिश्तों के हाथ कहा था। तभी उसकी माँ ने तंज आवाज में कहा, लोशन लगाने से कुछ नहीं होगा, हाथ मोटे हैं, मोटे ही रहेंगे। अगले कुछ दिन तक डोंग भी जिन के झूठे बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाता रहा। वे दोनों साथ में पार्क गए, फिल्में देखी, डांस किया। एक नकली रिश्ता जिसे निभाने के लिए डोंग पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी शाम घर लौटते समय डोंग को शक हुआ, जिन उसे अंधेरी गली में लेकर क्यों जा रही है? असल में वो उसे किस करना चाहती है? और सबसे हैरानी की बात, जिन वही लड़की है जिसे 18 साल पहले छोटे डोंग की देखभाल की थी, पर अब वह बहुत बदल चुकी है। समय के साथ उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास घटता चला गया। लोग उसके पास आने के बजाय उसे दूर जाने लगे। जिन ने जबरदस्ती डोंग को चूमने की कोशिश की। डोंग पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका शरीर जिन के भारी ताकत के सामने बेबस पड़ गया। उस रात के बाद जिन और डोंग अब एक कपल बन गए। जबरदस्ती ही सही, जिन तो बहुत खुश है। वो आईने के सामने खड़ी होकर बार बार खुद से कह रही है, आज खाने पर कंट्रोल करना होगा, अब सब बदलना होगा। तभी बाहर से डोंग की आवाज आई। वो किसी से बात कर रहा है, शायद गुसेक से। जिन चुपके से दरवाजे के पास गई और फिर उसने सुना, डोंग कह रहा है, मिशन पूरा होते ही मैं जिन को कभी देखना नहीं चाहता। ये शब्द जिन के सीने में तीर बनकर धस गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसे लगा, शायद मोटे लोगों के लिए प्यार जैसी कोई चीज ही नहीं होती। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, अगर मैं उसे नहीं पा सकती तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। उसकी आंखों में दर्द की जगह अब एक खतरनाक सन्नाटा उतर आया। उस शाम जैसा तय हुआ था, जिन रेस्टोरेंट पहुंच गई। उधर डोंग अब भी पूरी तरह से अनजान कि उसकी योजना जिन को समझ आ चुकी है और उसके दिल में अब प्यार नहीं, बदला जल रहा है। जैसे ही डोंग उसके पास आया, जिन ने 5 अरब वाला हैंडबैग जमीन पर फेंक दिया और चीख कर कहा, धोखेबाज। कुछ ही देर में बहस इतनी बढ़ गई कि रेस्टोरेंट के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। दोनों को थाने ले जाया गया। इंटरोगेशन शुरू हुआ। पूछताछ करने वाला अफसर ने जिन से पूछा, तुमने डोंग को क्यों मारा? जिन ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला, कल रात ये मुझे अंधेरी गली में ले गया, कोई नहीं था तो इसने जबरदस्ती मुझे किस किया। डोंग गुस्से में कुर्सी से उछल पड़ा, ये झूठ बोल रही है, असली पीड़ित मैं हूँ। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जितना वो समझाता उतना ही लोग उसे झूठा समझते। डोंग ने कहा, मैं असल में एक प्रोसिक्यूटर हूँ। बस ये सुनते ही अफसर पूरी तरह गलत फहमी में आ गया। अरे अब तो यह खुद को बड़ा अधिकारी बता रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। जिन को कागजों पर साइन कराकर छोड़ दिया गया और डोंग को पागल समझकर वहीं बैठा दिया। दूसरी तरफ सियोंग पहले से मेयर जंग की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना चाहता था। उसने किसी तरह मेयर जंग के लिए काम करने वाले साटे को अपने साथ मिला लिया। फिर साटे ने मेयर जंग को फोन करके बताया कि कल सियोंग उनसे मिलने वाला है। मेयर जंग ये सुनकर पहले खुश हुए, लेकिन कुछ सेकंड बाद उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत वांग सू को जल्दी ऑफिस से निकलने का आदेश दिया। इतना कहते ही वांग सू समझ गया कि मेयर का इशारा किस और है। इसी बीच साटे ऑफिस से निकलने ही वाला था कि उसे फर्श पर एक कागज गिरा मिला। वो उसे उठाने झुका ही था
कि पीछे से वांगसू चुपचाप आया और रस्सी से उसका गला दबाने लगा। साटे ने जान बचाने को जैसे तैसे पेन उठाया और वांगसू की बाह में घोंप दिया, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो गई। थोड़ी देर बाद वांगसू उसे गलियारे तक घसीटते ले गया। पेन वहीं फर्श पर गिर गया। कुछ घंटों बाद समंदर किनारे खड़ी एक बिना नंबर वाली कार में साटे की लाश मिली। इस मामले की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ची ह्यू की नियुक्ति की गई। लाश की त्वचा पर ऐसे केमिकल्स लगाए गए हैं कि पहचान पाना असंभव है। उधर सियोंग के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। वो अपने दोपहर की मेयर से मीटिंग की सफलता पर खुश था। तभी टीम का एक सदस्य आया और बोला, साटे गायब है। सियोंग की मुस्कान गायब हो गई। उसने आदेश दिया, उसे किसी भी हाल में ढूंढो। सर्विलियंस फुटेज निकाली गई। वहां दिखा गुसिक और डोंग साथ में है। सियोंग ने गुसिक को फोन किया और पता चला कि दोनों फिलहाल पुलिस स्टेशन में है। वांगसू साटे को मार चुका था, लेकिन वो पेन जो फर्श पर गिरा था जिन ने उठा लिया था। वांगसू समझ गया कि जिन अब एक गवाह है, उसे भी खत्म करना जरूरी है। इसी वक्त जिन अनजान और सुरक्षित महसूस करती हुई उसी पेन से पुलिस स्टेशन में दस्तखत कर रही है। जैसे ही वो बाहर निकली, वांगसू उसके पीछे पीछे आने लगा। अब वो पूरी तरह आश्वस्त है कि उसकी इकलौती गवाह खत्म हो जाएगी। लेकिन इतने में सियोंग वहां पहुंचा, क्योंकि वो डोंग का पता लगाने आया है। वहीं उसे पता चला कि जिन वोंग ही कंपनी में काम करती है। वो जिन के पीछे पीछे जाकर एक सस्ते रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहां उसने साफ साफ अपना परिचय दिया, मैं प्रोसिक्यूटर सियोंग हूँ। मुझे साटे की गुमशुदगी की जांच में तुम्हारा सहयोग चाहिए। उसने जिन को अपना विजिटिंग कार्ड दिया। सोचकर मुझे कॉल करना। वांगसू मौके पर जिन को मार नहीं पाया और चुपचाप वहां से निकल गया। उसकी योजना अधूरी रह गई और इन सब के बीच सियोंग अभी कोशिश कर रहा है कि डोंग को किसी भी हालत में अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल ना होने दिया जाए। सौभाग्य से चियो की फर्स्ट टास्क फोर्स में उस समय लोगों की कमी है, इसीलिए उसने डोंग और गुसिक को एक ही टीम में रख दिया। पीड़ितों की पहचान जल्द करने के लिए चियो ने डोंग को अपने साथ ऑटोप्सी रूम में ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने पूछा कि क्या डोंग ने टीम के सभी केस फाइलें ध्यान से पढ़ ली है। बिना सोचे डोंग ने कह दिया कि उसने सभी फाइलें एक बार पढ़ ली है। ये सुनकर कोई भी लीडर यही सोचेगा कि वो झूठ बोल रहा है और अपने काम गंभीरता से नहीं करेगा। इसीलिए चियो गाड़ी रुकवा कर उसे तुरंत उतरने को कहती है। उसने साफ कहा कि उसकी टीम में गैर जिम्मेदार लोगों की जरूरत नहीं है। डोंग ने समझाने की कोशिश की कि वो एक बार जो चीज पढ़ ले तो उसे याद हो जाता है, लेकिन चियो को उसके बात पर भरोसा नहीं हुआ। मजबूर होकर डोंग को वहीं सड़क पर खड़े होकर सारे डॉक्यूमेंट्स के हर एक केस को वर्ड बाय वर्ड दोहराना पड़ा। तब जाकर चियो ने उसे टीम से निकालने का विचार छोड़ा। ऑटोप्सी रूम पहुंचने पर दोनों ने पाया कि हत्या की शैली किसी पुराने सीरियल मर्डर केस से मिलती जुलती है। चियो ने तुरंत इसे सीरियल मर्डर केस मान लिया, लेकिन डोंग बारीकी से हर विवरण पर नजर डालने लगा। टीम मीटिंग में जब मामला उठाया गया तो डोंग ने सबके सामने कहा कि ये सीरियल मर्डर केस नहीं है। ये सुनकर चियो भड़क गई और उसने उसे फटकार लगाई। गुस्से में डोंग को समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बात किससे कहे, इसीलिए वो जाकर गुस्से को अपनी राय बताने लगा। दुर्भाग्य से ये बातचीत चियो ने पीछे खड़े होकर सुन ली। इसी बीच मेयर जंग ने डिप्यूटी चो को फोन करके बता दिया कि जिस केस की जिम्मेदारी चियो के पास है वो वास्तव में वांगसू द्वारा किए गए सौते की हत्या का मामला है। इस वजह से डिप्यूटी चो को चियो को इस जांच को रोकने का आदेश देना पड़ा। उन्होंने फोन पर चियो को केस की प्रगति पूछी। जब उसने बताया कि अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो उन्होंने उसे सिर्फ आधा महीना और दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर वो केस हल ना कर सकी तो ये केस मेजर क्राइम स्क्वाड को सौंप दिया जाएगा। चियो ये सुनकर भीतर से हिल गई। उसे पता है कि इतने बड़े केस को आधे महीने में सुलझाना लगभग असंभव है। उधर डोंग को रेडियो स्टेशन से संदेश मिला। वहां उसकी टीम को एक इंटरव्यू प्रोग्राम में बुलाया गया है। हत्यारे को जल्द पकड़ने की खोज में उसने बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप इंटरव्यू में जाने का फैसला कर लिया। इधर चियो और बाकी टीम सोच रही है कि डोंग आखिर कहाँ गया। तभी अचानक टीवी पर उसका चेहरा दिखाई दिया और सबके सामने डोंग ने ये घोषणा कर दी कि यह मामला सीरियल मर्डर केस नहीं है। उधर टीवी पर इंटरव्यू देखते ही चियो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि वो अभी तुरंत रेडियो स्टेशन जाकर डोंग को जोरदार थप्पड़ मारे। इसी समय मेयर जुंग और वांगसू भी इंटरव्यू देख रहे थे। डोंग ने होस्ट से कहा कि संभव है कि असली हत्यारा भी यह कार्यक्रम देख रहा हो।
इसीलिए वो उसी के लिए यह संदेश देना चाहता है कि दुनिया में कोई भी अपराध परफेक्ट नहीं होता। चाहे उंगलियों के निशान मिटा दिए जाए या एलिबाई बना ली जाए, इंसान गलती किए बिना नहीं रह सकता। डोंग की गंभीरता और आत्मविश्वास देखकर हर कोई उसकी बातों से प्रभावित हो गया, लेकिन वांगसू के दिल पर घबराहट की परतें चढ़ने लगी, क्योंकि वही जानता है कि उस रात उसे जिस पेन से घोंपा गया था वो जिन के हाथ लग चुका है। मेयर जंग ने उसी समय वांगसू से पूछा, कौन सी गलती तुमसे हो गई है जो सबके सामने आ गई? वांगसू ने शांत दिखने की कोशिश करते हुए कहा, कोई गलती नहीं हुई। तभी चियो गुस्से से भरे टीवी स्टेशन पहुंची और सबके सामने उसने डोंग को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने सख्त स्वर में कहा, तुम अभी के अभी मेरी जांच टीम से निकल जाओ। पर डोंग ने तर्क दिया, कम से कम अब अपराधी डर जाएगा और कोई दूसरी हत्या करने की हिम्मत नहीं करेगा। हो सकता है कि वह खुद सामने आ जाए। दूसरी ओर जिन अपने हाथ में पकड़ा ब्यूटी मेकओवर का कागज देख रही है। उसमें लिखी कीमतें उसके सपनों से भी बड़ी है, इतना कि वह पूरा करना उसके लिए मुमकिन नहीं। तभी उसकी अमीर माँ अचानक कमरे में दाखिल हुई। माँ ने काला चमड़े का बैग मेज पर रखकर कहा, बैंक बंद होने से पहले ये पैसा जमा करवा देना। माँ की जाते ही जिन के मन में एक विचार आया। वो सीधे एक ब्यूटी क्लिनिक पहुंची और डॉक्टर से बोली, मुझे पूरे शरीर का मेकओवर चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि उसके सभी रिक्वेस्ट पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। तभी जिन ने बैग से अपनी माँ का दिया हुआ सारा पैसा निकालकर डॉक्टर के सामने रख दिया। बस पैसा देखते ही डॉक्टर का पूरा रवैया बदल गया। वो तुरंत झुकते हुए बोला कि वो अभी प्रक्रिया शुरू करता है, कहीं ग्राहक का मन न बदल जाए। इधर वांगसू किसी भी कीमत पर जिन को ढूंढना चाहता है ताकि उसका वो खतरनाक पेन वापस मिल सके, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिन तो प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है, उसका चेहरा बदल चुका है। वांगसू ने सैकड़ों तरीके अपनाए पर जिन कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी, क्या वो पेन अब डोंग के हाथ लग गया है? और फिर टीवी इंटरव्यू में डोंग के शब्द उसे भीतर तक हिला गए, मेरे पास हत्यारे के अपराध के सबूत हैं। ये सोचते ही वांगसू बेचैन हो गया। उस रात जब डोंग नशे में लड़खड़ाता हुआ अकेला चल रहा था, वांगसू चुपचाप उसका पीछा करने लगा। जैसे ही डोंग एक सुनसान गली में पहुंचा, वांगसू उसे वही खत्म करने का इरादा बना चुका था। लेकिन वांगसू नहीं जानता कि ये तो डोंग की चाल थी। डोंग को पहले से शक था कि वही हत्यारा है। साफ है वो इंटरव्यू देखकर डर गया और सामने आ गया। वांगसू ने सामान्य व्यक्ति की तरह पास से गुजरने का नाटक किया, पर डोंग ने उसे रोक लिया। फिर भी किस्मत पलटते देर नहीं लगी। वांगसू ने अचानक हमला कर दिया और डोंग को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन घायल होने के बावजूद डोंग उठ खड़ा हुआ और दौड़ते हुए अपराधी का पीछा किया। वो पीछा करते करते एक सुनसान जर्जर इमारत तक पहुंचा। वहां दोनों के बीच भयानक हाथापाई हुई। एक बार में डोंग ने वांगसू को कंधे से उठाकर सीढ़ियों की ओर फेंक दिया। सौभाग्य से वांगसू ने रेलिंग पकड़ ली, वरना वो नीचे गिरकर मर सकता था। इस संघर्ष में डोंग के सर पर भी गहरी चोट लग गई। जब उसने वांगसू का मास्क उतारा तो उसे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, पर चोट और चक्कर की वजह से उसे याद नहीं आ रहा कि उसने उसे कहाँ देखा था। नीचे लटकते हुए वांगसू ने दया की भीख मांगी। डोंग ने कठोरता से कहा, सच कबूल कर लो कि तुम ही कातिल हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन वांगसू एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं। जब डोंग ने देखा कि अब वो गिरने ही वाला है तो उसने मजबूरी में उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वांगसू बचा, उसने पास पड़ी ईंट उठाई और डोंग को मारने ही वाला था। तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आई। वांगसू रुक गया और अंधेरे में गायब हो गया। डोंग घायल हालत में पुलिस स्टेशन लौटा। सबके सवालों के बीच अचानक उसकी स्मृति खुली। उसे याद आया कि वांगसू का चेहरा कहाँ देखा था। उसने बताया कि गुसिक ने उसे गवाहों की सूची दिखाई थी और उसी सूची में फोटो देखते हुए उसे वांगसू का चेहरा दिखा था। ये सुनते ही चियो और गुसिक दंग रह गए। वांगसू तो मेयर जुंग का सबसे भरोसेमंद आदमी है। लेकिन अब सब साफ है। टीम मीटिंग तत्काल बुलाई गई। डोंग ने सबको बताया, मेयर जंग पर जल्दी ही सार्वजनिक ट्रायल आने वाला है और जो आदमी इस ट्रायल में उनके लिए खतरा बन सकता था उसे खत्म कर दिया है और अभी तक ये पक्का नहीं कि मरने वाला सौते है। इसी बीच डेप्यूटी चौक के पास मेयर जंग का सीधा आदेश पहुंचा, लाश को तुरंत दाह संस्कार करा दो। उधर डोंग और उसकी टीम पीड़िता के डीएनए की जांच कर रहा है ताकि पता चल सके कि वो सच में सौते था या नहीं। लेकिन जब वे मुर्दा घर पहुंचे तो देखा कि शव पहले ही कहीं और भेजा जा रहा है। गनीमत रही कि वह समय पर पहुंचे और उस गाड़ी को रोक लिया गया।
इसी बीच टीम लीडर सियोंग मेयर जुंग को सार्वजनिक सुनवाई में फंसाना चाहता है, इसीलिए उसने जानबूझकर यह खबर फैलाई कि वान सू ही असली गवाह है। ये सूचना मेयर जंग तक भी पहुंच गई। जंग समझ चुका है कि ये सियोंग की चाल है, लेकिन फिर भी उसे डर है कि कहीं वांग सू दबाव में आकर कुछ बोल न जाए, इसीलिए उसने तुरंत वांग सू को विदेश भेजने की व्यवस्था की। पर उसे क्या पता, सियोंग उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। उसी समय गुसिक अचानक सड़क पर वांग से टकरा गया और जब उसे पता चला कि वांग एयरपोर्ट जा रहा है तो उसने जल्दी से डोंग को फोन किया। डोंग और उसकी टीम जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची, उन्होंने देखा कि टीम लीडर सियोंग पहले से वहां मौजूद है। सियोंग ने वांग से कहा कि अगर वो सार्वजनिक ट्रायल में गवाही दे दे तो सच सामने आ जाएगा। उसने पूछा, मेयर जंग ने तुम्हें देश छोड़ने को क्यों कहा? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि रास्ते में तुम्हें मार दिया जाएगा? पर वांग सू किसी भी बात के लिए तैयार नहीं। वो लगातार इनकार करता रहा। आखिरकार डोंग और उसकी टीम ने उसे पकड़ ही लिया। उधर जिन की सर्जरी के बाद रिकवरी का समय भी जल्दी बीत गया। जब डॉक्टर ने उसकी पट्टियां हटाई तो जिन खुद अपनी नई शक्ल देखने के लिए बेचैन है। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, वो हैरान सी खड़ी रह गई। सर्जरी सफल होने के बाद जब जिन शॉपिंग मॉल पहुंची तो उसकी चाल में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास है। लोग उसे रुक रुक कर देखने लगे, जैसे उसकी सुंदरता सबको आकर्षित कर रही हो। जिन ने झट से अपने बालों को झटका। 20 साल से दबे इच्छाओं को उसने आज आजाद कर दिया। अब वो चीजें खरीद सकती है जो उसे पसंद थी, बिना किसी डर के कि कोई उसे देखकर हंसेगा। उसी समय जिन ने अचानक अपनी माँ को देखा। वो घबरा गई और तुरंत एक खंबे के पीछे छिप गई, कहीं उसकी माँ उसे पहचान न ले। जैसे ही वो चुपके से वहां से निकलने लगी, उसी वक्त उसकी मुलाकात घर के बटलर से हो गई। लेकिन अब उसकी सर्जरी ने उसे पूरी तरह बदल दिया है, इसीलिए बटलर भी उसे पहचान नहीं पाया। उल्टा वो उसकी नई सुंदरता पर मोहित हो गया। अब जिनका डर गायब हो गया। वो जान चुकी है कि उसका चेहरा, उसकी चाल सब बदल चुका है। फिर वो अपनी माँ के सामने से पूरी अकड़ और नखरे के साथ गुजरी। उसकी माँ जो हमेशा उसे ताना मारती थी, अब उसी बेटी को देखकर ईर्ष्या से जल उठी। उसने तुरंत बटलर का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींच कर ले गई। उसी रात जिन मजे करने के लिए एक बार पहुंची, लेकिन वहां उसने अचानक उसी आदमी को देखा जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी। पहले तो वो डरकर छुपने की कोशिश करने लगी, फिर उसने खुद को ही टोका, तुम तो अब खूबसूरत हो, किससे डर रही हो? उसने निश्चय किया कि आज वो डोंग को सबक सिखाएगी। इधर डोंग भी उसकी सुंदरता से प्रभावित हो चुका है। वो एक वांटेड लिस्ट लेकर उसके सामने आया और पूछा, क्या तुमने इस फोटो वाली लड़की को कहीं देखा है? जिन ने सोचा, ये प्रोसिक्यूटर आखिर मुझे क्यों ढूंढ रहा है, तो उसने पूछा, इस लड़की ने क्या किया? डोंग ने गंभीरता से जवाब दिया, ये लड़की तो चलता फिरता हथियार है, किसी भी वक्त विस्फोट कर सकती है। गुस्से के उफान में जिन ने अचानक मुट्ठी बांधी और डोंग के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। आश्चर्य की बात है, डोंग को चोट तो लगी, मगर उसने गुस्सा नहीं किया। उल्टा पूछा, तुम्हारे हाथ दर्द तो नहीं कर रहे? जिन एक पल को निशब्द रह गई। तभी वहां चेओ आधम की। उसने डोंग को किसी और लड़की के साथ देखा, सीधे उसके कान पकड़े और वहां से घसीटते हुए ले गई। जिन का दिल टूट गया। जिस इंसान को वो पसंद करती है, उसे दूसरी औरत इस तरह खींच कर ले जा रही है। डोंग और चेओ जिन को इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि पुलिस को सौते के हत्यारे का सुराग मिल गया है। दोनों घटनास्थल की जांच पर पहुंचे। जब डोंग और चेओ ने क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया तो डोंग को ऑटोप्सी रिपोर्ट की एक बात याद आई। पीड़ित की दाईं हथेली पूरी ताकत से कसकर जमी थी, जैसे उसने मरने से पहले किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की हो, और सौते ने मरने से पहले वांग सू के बाएं हाथ पर वार भी किया था। चेओ को लगा कि डोंग ज्यादा सोच रहा है, लेकिन डोंग का दिमाग तेजी से भाग रहा है। उसे अचानक याद आया वो पेन। तभी उसे समझ आया वो पेन जिन ने उठाया था। अब डोंग को पूरा सच जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर अचानक जैसे ही जिन अस्पताल के गेट से बाहर निकली, उसे एक अजनबी नंबर से फोन आया। कॉल करने वाला वुनसू है। वो कुछ कदम दूर ही खड़ा है और उसकी आंखें हैरानी से भरी है। कल तक जिन 100 किलो से भी ज्यादा वजन वाली एक भारी भरकम लड़की थी, आज वही लड़की एक दिल धड़काने वाली सुंदरता की मिसाल बन चुकी है। वांगसू को कुछ समझ नहीं आया। जब तक वो होश में आया, जिन एक गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। रात के 12 बजे जिन बार में पार्टी करके होटल लौट रही थी। उसने एक टैक्सी रोकी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। ड्राइवर वही है, वांगसू। पर जिन को कोई अंदाजा नहीं। उसने तो डोंग का फोन भी काट दिया
कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि कार गलत दिशा में जा रही है। वांगसू बोला, यहाँ से जल्दी पहुंचा देंगी। जिन को शक हुआ तभी डोंग का मैसेज आया, सौते का हत्यारा तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारे पास जो पेन है वही असली सबूत है। जिन को विश्वास नहीं हुआ, पर अगले ही पल डोंग ने हत्यारे की फोटो भेज दी। जैसे ही उसने फोटो देखी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ड्राइवर वही है, वही हत्यारा वांगसू। उसने तुरंत कहा, गाड़ी रोकिए, पर वांगसू ने उसे अनसुना कर दिया। सामने पुलिस की गाड़ी दिखी और जिन ने पूरी हिम्मत जुटाकर स्टीयरिंग व्हील पकड़कर मोड़ दिया। कार सीधे पुलिस कार से जा टकराई। थोड़ी देर बाद खबर आई, हत्यारा पकड़ा गया और कॉल करने वाला कोई और नहीं, जिन थी। जिन की माँ को पता चला कि वो घायल है तो घबराकर अस्पताल पहुंची और उसने गलती से एक दूसरी मोटी मरीज को अपनी बेटी समझ लिया और जोर जोर से रोने लगी। जिन ये देखकर चौंक गई। वो माँ के सामने आई और बोली, माँ मैं ही हूँ जिन। लेकिन माँ को विश्वास नहीं हुआ। वो बोली, मैंने भले ही बहुत गलतियां की हो, पर इतनी सुंदर बेटी कभी पैदा नहीं की। जिन का दिल टूट गया। वो चिल्लाई, मेरी आवाज तक नहीं पहचानती। तभी माँ और बटलर को समझ आया कि जिन ने सबसे छिपकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। उधर डोंग भी अस्पताल पहुंचा और उस मोटी मरीज को असली जिन समझकर सवाल पर सवाल करने लगा। पेन कहाँ है? तुमने पेन कहाँ रखा है? बेचारी मरीज तंग आकर गुस्से में उठ बैठी और किसी चमत्कार की तरह वो ठीक हो गई। नीचे जिन अपनी माँ को घसीटकर बाहर ले आई। माँ ने पूछा, वो प्रोसिक्यूटर तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? जिन को शक हुआ, माँ उसे कैसे जानती है? तब बटलर ने पूरी सच्चाई बताई। डोंग वही लड़का है जिसे उसकी माँ ने बरसों पहले सड़क के किनारे से उठाया था। वही मूर्ख लड़का जिसे बचपन में सब पसंद किया करते थे। अगले दिन जिन ने डोंग से मिलने का वादा किया। तब डोंग को भी पता चला कि सामने बैठी खूबसूरत लड़की जिन है। जिन ने वो पेन चेव को दे दिया। चेव चाहती है कि वो गवाह बने, पर जिन किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती। इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए चेव ने डोंग और गुसिक को जिन की सुरक्षा में लगा दिया। उसी समय एक वेटर जूस लेकर वहां आया। गुसिक ने बिना सोचे समझे वो जूस पी ली। उसे पता भी नहीं चला कि उनकी हर हरकत एक छिपा हुआ आदमी चुपके से देख रहा है। जिन को गवाह बनाने की तैयारी करने के लिए डोंग और उसके साथी एक छोटे से घर पहुंचे। डोंग ने हाथ में पकड़ी ड्रिंक मेज पर रख दी और अपनी योजना बताई, हम एक नकली किडनैपिंग करेंगे। जिन को लगेगा कि वो खतरे में है और वो जरूर गवाह बनने के लिए तैयार हो जाएगी। गुसिक और डोंग बातें खत्म कर ही रहे थे कि गुसिक ने बाकी बचा हुआ ड्रिंक भी पी लिया। फिर वो कमरे के बाहर जाकर योजना पर अमल करने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा और वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागा। उसी समय एक बदमाश साफ सफाई कर्मचारी का भेष बनाकर गुसिक के पास से निकला। उसने मौका देखते ही जिन के कमरे का दरवाजा खोला और भीतर घुस गया। जिन गहरी नींद में सो रही थी। बदमाश ने उसे तुरंत दबोच लिया, हाथ पांव बांधे और चुपके से कमरे से बाहर ले जाने लगा। शोर सुनकर डोंग बाहर देखने आया। उसे लगा ये तो गुसिक है और वो योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर किडनैपर ने डोंग के चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। डोंग ने हैरानी से सोचा, ये गुसिक को क्या हो गया? पर अगले ही घूसे ने उसे समझा दिया कि बात कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी है। इतने में पीछे से गुसिक आ गया। डोंग सन्न रह गया। जिसे वो गुसिक समझ रहा था वो तो असली किडनैपर निकला। गुसिक ने कूदकर मदद करने की कोशिश की, लेकिन किडनैपर ने उसे बेरहमी से पीट दिया। हालात बिगड़ते देख किडनैपर जिन को खींचता हुआ दूसरी दिशा में भाग गया। डरी सहमे जिन को अब समझ में आया कि वो सचमुच खतरे में है और इसी डर ने उसे गवाह बनने के लिए राजी कर दिया। जल्दी ही अदालत की तारीख आ गई। जिन कटघरे में खड़े होकर बोली, वांगसू ही हत्यारा है। वांगसू के वकील ने तुरंत सवाल किया, आपके पास क्या सबूत है कि वो हत्यारा है? जिन के पास कोई ठोस सबूत नहीं, इसीलिए उसकी गवाही कमजोर मानी गई। तभी चेव आगे आई। उसने कहा, सबूत है, ये पेन। अगर इस पर मौजूद डीएनए की जांच हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सभी की नजरें पेन पर टिक गई। टेस्ट हुआ पर नतीजा चौंकाने वाला था। डीएनए वांगसू से मेल नहीं खाता। सभी अवाक रह गए। आखिर पता चला, जैसे ही चियो ने पेन टेस्टिंग के लिए भेजा, उसी वक्त किम चान ने चुपके से पेन बदल दिया। अब हालात ऐसे हैं कि चियो की टीम बिल्कुल बंद रास्ते पर पहुंच चुकी है। उनके पास समय बहुत कम है। अगर ब्रेक के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया तो हत्यारा बेगुनाह घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए डोंग के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वांगसू की एलिबाई तोड़ना। वांगसू ने गवाही में कहा था कि वो जहां पर था
वहां से अपराध स्थल तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। डोंग सोच में डूब गया। तभी जिन बोल पड़ी, काश उसके पंख होते तो वो उड़कर आ जाती। बस यही वाक्य डोंग की आंखें खोल गया। तुरंत वो बिल्डिंग की तरफ भागा जहां हत्या हुई थी। उसने आसपास देखा और उसे सचमुच एक हेलीकॉप्टर पार्किंग लॉट दिखाई दिया। सारे टुकड़े अब जुड़ने लगे। जैसे ही डोंग और उसकी टीम अदालत पहुंची, सेओंग ने उसे रोक लिया। उसने कहा, वांगसू को छोड़ दो, तभी मैं उसे इस्तेमाल करके मेयर जांग को गिरा सकता हूँ। लेकिन डोंग ने उसकी बात साफ ठुकरा दी। अदालत में पहुंचकर डोंग ने सबूत सबके सामने रखे। वो बोला, वांगसू पहले पायलट था और उसी रात एक हेलीकॉप्टर की उड़ान का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसका गंतव्य वही जगह है जहां अपराध हुआ था। पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। आखिरकार वांगसू को 15 साल की सजा सुनाई गई। सियोंग की चाल बुरी तरह नाकाम हो गई। वो गुस्से से जल उठा, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। जब उसे पता चला कि उन्हा और मेयर जांग के बीच पुराने बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वो फिर से उन्हा के पास गया। इस बार मेल मिलाप का नाटक करके उसने उनकी भावनाओं का फायदा उठाया और चालाकी से मेयर जंग के अपराधों का सबूत उससे निकलवा लिया। कुछ ही समय बाद ये सबूत अदालत में पहुंचे और मेयर जंग को दोषी करार कर दिया गया। दूसरी तरफ डोंग की सालों की इच्छा आखिर पूरी हो गई। वो अब एक असली का प्रोसिक्यूटर बन चुका है। इसी दौरान उसे अनाथालय के डायरेक्टर का फोन आया। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने बचपन में डोंग की आर्थिक मदद की थी, वो उसे मिलना चाहती है। मिलने पर डोंग को एहसास हुआ कि जिसने उसे बचपन में सहारा दिया था, वो वही औरत थी जो वर्षों पहले उसे सड़क से उठा कर लाई थी, और जिन भी उन्हीं की बेटी है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कांगसिक के जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे 10 अरब वॉन नकद दिए थे। शर्त बस इतनी थी कि वो इसे अपने 18वें सालगिरह तक जरूरत के अनुसार खर्च करे। लेकिन अचानक उसके परिवार की कंपनी पर झूठे आरोप लगा दिए गए। कांगसिक के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई और उसकी मां पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। कांगसुक खुद भी मरने वाला था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और एक अमीर आदमी ने उसकी जान बचा ली। दुर्भाग्य से उसी दिन हुए एक्सीडेंट ने उसकी सारी यादें मिटा दी और इसी मौके का फायदा उठाकर बुरे लोगों ने उसके परिवार की सारी संपत्ति हड़प ली। 18 साल पलक झपकते बीत गए। अब वही बच्चा डोंग के नाम से जी रहा है, जो आज एक प्रोसिक्यूटर बन चुका है। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में नकद मिला। डोंग तुरंत मौके पर पहुंचा। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये सारा पैसा दरअसल उसका अपना है। उसी समय उसे एक फोन आया। दूसरी तरफ एक आदमी ने बोला, क्या तुम अपना असली नाम नहीं जानना चाहोगे? वो नाम जो तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने दिया था। उसने रात 10 बजे मिलने का समय तय किया। डोंग समय पर पहुंच गया, लेकिन वो आदमी आधी रात तक भी नहीं आया, क्योंकि उसे ठीक पहले वो व्यक्ति जो दरअसल वकील चोंगसिक था, वही वकील जो कांग के पिता के लिए काम करता था और जिसने उसके पिता को भी धोखा दिया था, ऊंचाई से गिरकर मर चुका है। चोंगसिक को डोंग की असली पहचान दरअसल एक छोटे से संजोग की कहानी है। एक घटना के दौरान डोंग की जेब से एक सोने का सिक्का गिर गया था। चोंगसिक वहीं छिपा हुआ था। उसने वो सिक्का देख लिया। उसी धागे को पकड़कर उसने अनाथालय से डोंग के बचपन की फोटो ढूंढ निकाली और उसे यकीन हो गया कि डोंग ही कांगसिक है। लेकिन सच बताने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इधर डोंग, जो पहले ईमानदार वकील हुआ करता था, धीरे धीरे रिश्वत लेने वालों की कतार में शामिल हो चुका है। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब सियोंग की नजर उस पर पड़ गई। सबूतों के साथ उसने सामना किया और डोंग का करियर खत्म हो गया। उसे प्रोसिक्यूटर के पद से हटा दिया गया। अब वो एक ऐसा वकील है जिसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। लेकिन सौभाग्य से गुसिक और उसकी पुरानी सेक्रेटरी चुई ने डोंग का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी की अचानक आई गिरावट डोंग के लिए असहनीय थी। वो टूट चुका था, हिल चुका था और खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसी रात नशे में धुत डोंग ने जिन को फोन कर दिया। जिन ने साफ साफ कहा कि वो नहीं आएगी, लेकिन उसका दिल नहीं माना। वो फिर भी डोंग के पास चली आई और नशे की हालत में उसे घर तक लाई। जब जिन ने अपने पसंद के आदमी को अपने सामने टूटता हुआ देखा, तो उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वो अपनी मोहब्बत को इतना हल्का नहीं होने देगी। उसने धीरे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा, लेकिन अब मैं खुद को नहीं गिराऊंगी। अगर तुम बुलाओगे भी तो मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें खुद चलकर मेरे पास आना होगा। अगली सुबह गुसक ने डोंग से कहा कि शायद अभी भी एक रास्ता बचा है। उसने सलाह दी कि अगर हिंसिक उसे अपना वकील बनाने को तैयार हो जाए
और वो 10 अरब पा लेती है तो डोंग को उसके बदले 2 अरब मिल सकते हैं। लेकिन डोंग को अभी नहीं पता कि हिंसुक दरअसल उसकी माँ है। दोनों ने उसकी तलाश शुरू की। पूछताछ करने पर पता चला कि हिंसुक एक नर्सिंग होम में भर्ती है, पर वहां उसके नाम का एक भी रिकॉर्ड नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें दुनिया से गायब कर दिया हो। अंदर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी पहचान बदलना। डोंग ने खुद को एक मानसिक रोगी की तरह पेश किया और सफलतापूर्वक अस्पताल के अंदर जा पहुंचा। उधर गुसिक ने मानसिक रूप से अक्षम होने का नाटक किया और वहां का सफाई कर्मचारी बन गया। अंधेरी नम कोठरी में डोंग ने पहली बार हिंसुक को देखा, उसकी खोई हुई माँ, जिसे वह पहचान भी नहीं पा रहा। डोंग पहरेदारों का ध्यान भटकाता, जबकि गुसिक हिंसुक को समझाने लगा, मैं आपको बचाने आया हूँ, मैं आपके बेटे को ढूंढ दूंगा। हिंसुक ने कांपते हाथों से एक पुराना फोटो एल्बम उठाया और एक तस्वीर गुसिक को दे दी। गुसिक ने जाते हुए कूड़े में वो तस्वीर गिरा दी, जैसी योजना तय थी। जब डोंग ने वो तस्वीर उठाई, उसके भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। तस्वीर में जो बच्चा है वो वही है। सालों पुरानी यादें धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। आखिरकार उसे अपना असली अस्तित्व याद आ गया। कुछ ही दिनों में डोंग ने हिंसुक को उस नरक जैसे अस्पताल से बाहर निकाल लिया। वो माँ के सामने खड़ा अपनी सारी खोई यादों के साथ धीरे से बोला, माँ, उस एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए मैं सब कुछ भूल गया। हिंसुक ने उसे बाहों में भर लिया। सालों का दर्द आंसू बनकर बह निकले। माँ बेटे की वर्षों बाद हुई मुलाकात दोनों के दिल में एक साथ खुशी और टीस लेकर आई। वे खुशी से एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि पिछले 18 सालों की दूरी ने उनके बीच एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जिसे कोई नहीं भर सकता। डोंग के मन में दर्द है कि वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ नहीं था, उन्हें सहारा देने, उनकी देखभाल करने, उनके हाथों का खाना खाने या यूं ही बैठकर माँ से बातें करने के लिए। उसने धीरे से पूछा, माँ, मेरे पिता को किसने मारा? आपको ऐसे हाल में किसने पहुंचाया? हिंसुक ने सच बता दिया, वो आदमी सियोंग है। उसी पल डोंग की खोई हुई यादें उसके अंदर तूफान की तरह लौट आई। उसे याद आया उसका असली नाम कांगसुक है। कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे जो अरबों की नकदी मिली थी, वो उसके पिता की छोड़ी हुई उसी की विरासत थी, जिसका मालिक सिर्फ कांगसुक ही है। लेकिन वही पुराने दुश्मन एक बार फिर इकट्ठा हो चुके हैं। वे उस विरासत को हथियाना चाहते हैं और वो एक नई चाल गढ़ने लगे। योजना के तहत किमसाग हिंसुक के पास मिलने पहुंचा। उसने कहा कि उसके बेटे को ढूंढ लिया गया है, लेकिन वो अभी विदेश में है। उसे उसके बाल डीएनए जांच के लिए चाहिए। हिंसुक ने पूछा, डीएनए की क्या जरूरत? किमचान बोला, कांगसुक की बहुत बड़ी विरासत है, बहुत लोग उसका नाम लेकर धोखा देंगे, इसीलिए असली बेटे की पुष्टि जरूरी है। उसकी बात सुनकर हिंसुक ने अपने बाल दे दिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि डोंग की असली योजना तो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है। उसने उनकी बातों को चुपके से रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन दुर्भाग्य से माँ उसे पूरा होते हुए देख नहीं पाई। उसी शाम डोंग अपनी माँ को समंदर किनारे सैर पर ले गया। सूर्यास्त के सुनहरे रंग दोनों पर गिर रहे हैं। हिंसुक ने वर्षों से जिस शांति, जिस सुकून का सपना देखा था, शायद वो उसे मिल गया। वो अपने बेटे के कंधे पर सर रखकर धीरे से दुनिया से विदा हो गई। ये बिछड़ना डोंग के दिल को 1000 टुकड़ों में तोड़ गया। अपनी माँ के अंतिम संस्कार में वो दूर से खड़ा रहा। वो अपना असली नाम, असली पहचान किसी को नहीं बता सकता। उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, जिन लोगों ने उसके परिवार को बर्बाद किया, उन्हें उनके अपराधों की सजा दिलाना। उधर जैसे ही डीएनए रिपोर्ट मिली, सारे गुनाहगार जश्न मनाने लगे। हिंसुक की मौत का मतलब है उनके लिए अब उन अरबों की नकद पूरी तरह उनकी जेब में आने वाली है। लेकिन जैसे ही सियोंग विरासत लेने पहुंचा, उसने एक अजीब दृश्य देखा। दरवाजा खुला तो वहां एक नहीं कई कांगसुक खड़े हैं। उधर पहले वाला डीएनए रिपोर्ट सबूत के तौर पर मान्य नहीं रहा, क्योंकि कांगसिक की मां ने मरने से पहले दोबारा टेस्ट कराने की मांग की थी। ये सब कांगसिक की पहले से बनाई हुई चाल का हिस्सा था। मौके का फायदा उठाकर उसने भीड़ के बीच से गुपचुप तरीके से खून का सैंपल दे दिया। कुछ ही समय बाद जब डीएनए के नतीजे आए तो असली वारिस कांगसुक भी उनमें शामिल था। ये देखकर सियोंग और उसके साथी डर गए। उन्होंने तय किया कि जो भी आदमी कंटेनर नंबर 40 से विरासत का पैसा लेगा, वही असली कांगसुक होगा। लेकिन कांगसुक भी इतना आसान शिकार नहीं है। रात में उसने गुसिक को कहकर कंटेनर के नंबर बदलने को कहा। 40 को बदलकर 39 कर दो। फिर कांगसिक
और गोसिक ने मिलकर उनके गिरोह के सामने से विरासत का सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया। जब तक उन्हें होश आया तब तक कंटेनर नंबर 40 सिर्फ एक खाली ढांचा था। अंदर सिर्फ एक कागज पड़ा है जो उनके न्याय की शुरुआत है। उस कागज पर साफ लिखा है कि अब वो अपने दुश्मनों से एक एक करके बदला लेगा। सबसे पहले उसका निशाना है उन्हा, क्योंकि भावनाएं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कांगसिक ने सबसे पहले जीन की मां को अपनी योजना बताई। वो चाहता है कि वो जानबूझकर उन्हा को वोंगही ग्रुप की जिम्मेदारी दे दे। उनके समर्थन के बाद कांगसिक ने उन्हा की पूरी दिनचर्या और आदतों पर ध्यान दिया। एक दिन वो उसके पास ही खड़े होकर डायरेक्टर गो को फोन करने का नाटक करता है। वो जानबूझकर इतना तेज बोलता है कि उन्हा उसे सुन ले कि वो डायरेक्टर गो का वकील है और इस बार उन्हा के पास टेम्पररी सीईओ बनने का बड़ा मौका है और सीईओ बनने के लिए उसके पास डायरेक्टर गो के 6% शेयर होने होंगे। इसके बाद उन्हा खुद कांगसिक के पास आई। कांगसिक ने सख्त लहजे में कहा कि अगर उसे डायरेक्टर गो के शेयर चाहिए तो उसे हांगी ग्रुप का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनना होगा। उन्होंने बिना एक पल सोचे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। कांगसिक ने बताया कि डायरेक्टर गोंग ने उसकी मांग स्वीकार कर ली है और यूं ही उन्हा हांगी ग्रुप की नई सीईओ बन गई। उधर जून ने पूरी कोशिश की पर उसे समझ नहीं आ रहा कि कांगसिक क्यों किसी बाहरी इंसान की मदद कर रहा है। शाम को जिन नशे में धुत कांगसिक के घर के सामने हंगामा करने लगी, वो रोते हुए बोली कि उसने बिजनेस की पढ़ाई अपने लिए नहीं की। उसे हांगी ग्रुप में कभी कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। वो ये सिर्फ इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो कांगसिक को सपोर्ट करना चाहती थी। वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी। इधर सेयोंग और उसकी गैंग को अब भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि जिसे वो इतने सालों से मरा हुआ समझते थे वो कांगसिक अब अचानक जिंदा सामने आ गया है। और उससे भी बड़ी हैरानी ये है कि उसने उनसे 10 अरब की रकम छीन ली। क्योंकि कांगसिक सेयोंग और उसकी गैंग को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसीलिए उन्हें शक हुआ कि शायद उनके आसपास कोई वही बनकर घूम रहा है। तभी सेयोंग के दिमाग में अचानक डोंग का नाम आया। उसे लगा कि शायद डोंग ही असली कांगसुक है। इसीलिए सेयोंग तुरंत अनाथालय पहुंचा और डोंग के बचपन की तस्वीरें देखी। लेकिन वहां जो तस्वीरें हैं वो तो बिल्कुल अलग दिख रही है। सेयोंग समझ गया कि शायद उसने गलत समझा। असल में डोंग उर्फ कांगसिक पहले से जानता था कि सेयोंग उस पर शक करेगा, इसीलिए उसने अनाथालय के डायरेक्टर से कहकर अपनी तस्वीरें बदलवा ली थी। इसके बाद डोंग ने कांगसुक के नाम से किम चान को एक संदेश भेजा। संदेश में पुरानी हत्या चेयरमैन चांग की हत्या का जिक्र है जो कांगसुक के पिता थे। हत्या की जगह पर किम चान का कार मिला और उस कार में चेयरमैन चांग का स्कार्फ मिला था। किम चान जानता है कि वो हत्यारा नहीं। तभी कांगसुक का एक और मैसेज आया, आखिर तुम्हें कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि कांगसुक तो पहले से ही जानता है कि इसके पीछे उन्हा का हाथ था। थोड़े समय बाद उन्हा ने डोंग यानी कांगसिक को एक छोटी सी पार्टी में बुलाया। कांगसुक जैसे ही पहुंचा, सेयोंग उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। लेकिन कांगसिक को गुस्सा नहीं आया क्योंकि उसका वहां जाने का एक ही मकसद है, सेयोंग तक एक बात पहुंचाना। डोंग ने धीरे से कहा कि कमिश्नर ओह उसे बहुत महत्व देता है और वो चाहता है कि सेयोंग को एक रिप्रेजेंटेटिव सीट मिल जाए। ये बात सुनकर वहीं बैठा किम चान के मन में जलन भर गई और वो बहाना बनाकर बाथरूम चला गया। वापस आते समय उसे कांगसिक के मैसेज वाली बात याद आ गई। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं सेयोंग उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे मारने की तो नहीं सोच रहा। डर की वजह से किम चान अपने बेटे को लेकर हांगी ग्रुप के चेयरमैन से मिलने गया। वो चाहता है कि दोनों परिवार आपस में जुड़ जाए। बाद में बटलर ने डोंग को यह खबर दी। ये सुनते ही डोंग समझ गया कि किम चान अब उसकी मुट्ठी में आने लगा है, इसीलिए उसने अगला कदम उठाने की योजना बनाई। पर जैसे ही उसे पता चला कि किम चान का बेटा और जिन ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं तो उसके मन में जलन उठी। फिर भी वो योजना नहीं बदल सकता, इसीलिए डोंग ने फिर से कांगसिक के नाम से सेयोंग को संदेश भेजा। इस बार उसने मैसेज में लिखा है कि किम चान सेयोंग को मार देगा। लेकिन सेयोंग जानता है कि यह सब कांगसिक की चाल है ताकि वे आपस में लड़ पड़े। फिर भी किम चान की सावधानी वाली बात उसके कानों में गूंज रही है। इसी बीच सेयोंग ने अपनी टीम के कुछ लोगों को बुलाया। उसने साफ साफ कहा कि वो अभी भी कांगसुक के संपर्क में है। उसकी योजना है कि पिछले मेडिकल टेस्ट से कांगसुक का खून चुराया जाए और उसी खून से चेयरमैन चांग के हत्यारे के रूप में फंसा दिया जाए, यानी बेटे को ही बाप के हत्या में फंसा देना। लेकिन ये चाल भी डोंग ने पहले ही भाप ली थी। थोड़ी देर बाद उन्हा घर लौटी तो उसका घर
बुरी तरह से उलट पुलट है। घबराकर उसने तुरंत सियोंग को कॉल किया, लेकिन उसने काम का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। मजबूरी में उन्होंने डोंग को बुलाया। दोनों को पहले लगा कि कोई चोर आया होगा, लेकिन जब वे बाथरूम गए तो वहां शीशे पर टंगा 6 अरब का कीमती नेकलेस मिला। उन्हें समझ गई कि ये कांगसिक का काम है। पहले से नशे की हालत में वो वहीं बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की कि जो आदमी हमेशा उसकी परवाह करता है, जो उसकी रक्षा करता आ रहा है, डोंग वही असल में कांगसिक है। डोंग ने मौका देखकर जब उन्हा बेहोश थी, उसके शरीर से थोड़ा खून निकाल लिया। फिर उसने अपने खून के सैंपल को बदलकर उन्हा के खून को वहां रख दिया, वही सैंपल जो उसने डीएनए टेस्ट के दौरान दिया था, जिससे उसे अरबों रुपए वसूल हुए थे। कुछ समय बाद सुयांग के लोगों ने उस खून को असली समझकर उठा लिया और उन्हें लगा कि ये कांगसिक का खून है। वे चुपके से उस सबूत वाले कमरे में घुसे और वहां कांगसिक के पिता चेयरमैन चोंगसिक का स्कार्फ पड़ा था, उस पर लगा दिया। उनका मकसद है कांगसिक को हत्यारा साबित करना। कुछ दिन बाद सिवोंग ने डोंग को अपने घर शराब पीने बुलाया, क्योंकि उसे बार बार लग रहा है कि डोंग ही असली कांगसिक है। डोंग दुश्मन के सामने बिल्कुल शांत रहा। जब डोंग उसके घर से निकला, सिवोंग ने उसका ग्लास उठा लिया जिसमें उसका सलाइवा लगा है। वो उसके डीएनए को कांगसिक के खून से मैच करवाना चाहता है, ताकि पता चल जाए कि डोंग ही असली कांगसिक है। लेकिन खून तो डोंग पहले ही बदल चुका था। टेस्ट वाले दिन सिवोंग ने फिर डोंग को बुलाया ताकि वो मौके पर ही उसे गिरफ्तार करवा सके। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई, सिवोंग हैरान रह गया, क्योंकि स्कार्फ पर मिला खून किसी महिला का है। उसी समय किम चांद ने फोन किया और कहा, कांगसिक का खून किसी ने बदल दिया है, वरना रिपोर्ट में महिला का खून कैसे आता। इस खून की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि चेयरमैन चोंगसिक की हत्या उन्हा ने की थी। अब कोर्टरूम में डोंग को लगा था कि उन्हा डर कर सब सच बता देगी कि असल में सिवोंग ने डोंग के पिता को मारा है। लेकिन अदालत में उन्हा ने सिवोंग को बचा लिया और हत्या की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। उसने सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि सुनवाई से ठीक पहले सिवोंग को पता चल गया था कि उन्हा का एक बेटा विदेश में रहता है। उसने उसे बेटे की धमकी देकर कहा, अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए उन्हा सच जानते हुए भी चुप रही और उसे हत्या की सजा सुना दी गई। इसके बाद डोंग और गुसिक उन्हा के घर गए और उसकी तिजोरी से सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकालकर जेन को दे दी। उसके बाद डोंग ने जेन की मां से मदद मांगी, क्योंकि वो जोंगमुन लिटरेरी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी है। जेन की मां ने तय किया कि वो मेयर का चुनाव करवाएगी, जिनके मुख्य उम्मीदवार के लिए चुना गया किम चोंग और सिवोंग को। और अब वो दोनों आमने सामने हैं। सत्ता की लड़ाई ने दोनों उम्मीदवारों की दोस्ती को तोड़ दिया। डोंग चाहता है कि उन्हा को भी वैसा ही दर्द मिले जैसा उसकी अपनी माँ को मिला। लेकिन तभी उन्हा ने उसे एक फोटो निकाल कर दिखाई। उसने कहा कि वो चाहती है कि उसका बच्चा जो विदेश में है, उसे देखभाल के लिए किसी को भेजा जाए। उसे डर है कि कहीं सिवोंग उसके बेटे को नुकसान न पहुंचाए। डोंग ने उसकी बात मान ली। इसी बहाने उसने उन्हा से भी ये कहलवा लिया कि कभी सिवोंग ने बड़े कॉन्ग्लोमेरेट के चेयरमैन की हत्या की थी। ये सारी बातें डोंग रिकॉर्ड कर रहा है। फिर उसने ये रिकॉर्डिंग किम चोंग को दे दी ताकि वो इस रिकॉर्डिंग को सिवोंग के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। फिर किम चोंग के सामने ही डोंग ने फोन उठाया और जानबूझकर कहा कि सिवोंग को किम चोंग के सारे घपलों के डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं और वो सर्च वारंट लेकर पहुंच रहा है। ये सुनकर किम चोंग घबरा गया और उसने जल्दी जल्दी अपने सेक्रेटरी को उन डॉक्यूमेंट्स को दूसरी जगह ले जाने का आदेश दिया। उधर डोंग को जेन का फोन आया। वो उसे प्यार का इजहार करने ही वाली थी कि अचानक एक हादसा हो गया। डोंग की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पहले तो ये लगा कि कोई साधारण एक्सीडेंट है, लेकिन अचानक ट्रक ने दोबारा उस कार को टक्कर मारी। फोन पर जिन ने वो भयानक आवाज सुनी और घबरा कर उसकी ओर दौड़ पड़ी। वो जब पहुंची तो उसने देखा कि डोंग बुरी तरह घायल पड़ा है। सौभाग्य से जिन ने तुरंत एम्बुलेंस बुला लिया, जिस वजह से डोंग की जान बच गई। इस घटना के पीछे असली दिमाग सिवोंग का था। असल में सिवोंग को हमेशा शक रहा कि डोंग ही कांगसिक है। इसीलिए उसने अपने आदमी को एक ईमेल का पता दिया और कहा, मेरे इशारे का इंतजार करना और फिर इस ईमेल आईडी पर मेल भेजना। उसके बाद सिवोंग डोंग के घर गया। वहां वो जानबूझकर फोन उठाने का नाटक करता है ताकि उस आदमी को संकेत दिया जा सके। उस आदमी ने जैसे ही मेल भेजा, डोंग के कंप्यूटर पर मेल आने का नोटिफिकेशन आया। इससे सिवोंग को पक्का हो गया। उसका शक यकीन में बदल गया कि डोंग ही असली कांगसुक है।
इसके बाद सेवोंग किमचांग के पास गया और सब कुछ बता दिया। साथ ही उसने उसे ये भी बताया कि किमचांग के असली डॉक्यूमेंट्स अभी डोंग के पास है। डॉक्यूमेंट्स कहीं पब्लिक ना हो जाए, इस डर से किमचांग ने ही ड्राइवर को किराए पे रखकर डोंग का एक्सीडेंट करवाया था। अगले दिन खबरों में उन्हीं फाइलों के बारे में बताया गया। किमचांग पर जांच शुरू हो गई। इसी दौरान उन्हें पता चला कि डोंग अब भी जिंदा है। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए किमचांग ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दे। वो चाहता है कि इस दुर्घटना को एक सामान्य हादसा दिखाया जाए। फिर डोंग को खत्म करने के लिए सेवोंग हांगी ग्रुप के हेड हेजू के पास पहुंचा। सेवोंग जानता है कि हेजू ने बिना अनुमति के 3 अरब रुपयों का गबन किया है और इसके लिए उसे कई सालों की जेल हो सकती है। लेकिन सेवोंग ने उसे लालच दिया कि वो अगर 40 अरब वॉन इस पुराने खाते में डाल दे तो उसे 3 अरब का बोनस मिलेगा और उसकी सजा भी कम हो जाएगी। जब 40 अरब के गबन का मामला सामने आएगा तो हेजू बस ये कह देगा कि इसका जिम्मेदार डोंग है। सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा। उसी समय डिप्यूटी मिनिस्टर चो नए डायरेक्टर बन गए और उन्होंने सेवोंग से कहा कि डोंग को तुरंत रिहा कर दिया जाए। अब पूरा मामला सामान्य जांच प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा। किमचांग का बेटा भी समझ गया कि उसके पिता ने कितना बड़ा अपराध किया था। इसीलिए उसके बेटे किम ह्यूक ने तय किया कि वो एक ईमानदार और सक्षम प्रोसिक्यूटर बनेगा। सबसे पहले किम ह्यूक ने चीफ हेजू से मुलाकात का समय लिया। उसने झूठ बोला कि सेवोंग ने उसे भेजा है। किम ह्यूक उम्मीद कर रहा है कि वो अपने जुर्म कबूल कर लेगा। उसे उस अकाउंट की जानकारी मिल जाएगी जिसमें 40 अरब ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन वहाँ सेवोंग भी मौजूद है। जब उसने सबूत के तौर पर किम ह्यूक का रिकॉर्डिंग डिवाइस फर्श पर पड़ा देखा तो सबूत नष्ट करना चाहता था और जल्दबाजी में उसने किम ह्यूक को इमारत से धक्का दे दिया। तभी सेवोंग को अपने आदमी का फोन आया। उसे पता चला कि डोंग भी वहीं आ रहा है। सेवोंग ने चीफ हेजू को धमकाया कि वो वही करेगा जो सेओंग कहेगा। अब डोंग पहुंचा तो उसने किम ह्यूक को मरते हुए पाया। मरने से पहले किम ह्यूक ने बता दिया कि उसकी मौत का असली दोषी सेवोंग है। तभी पुलिस आ गई। चीफ हेजू ने पूरी घटना की झूठी रिपोर्ट दी, जैसा कि सेवोंग ने उसे कहने को कहा था, और अब सबका दोष डोंग पर डाल दिया गया। डोंग समझ गया कि उसे फंसाया जा रहा है, इसीलिए वो तुरंत वहां से भाग निकला। फिर वो जिन के पास गया उसे आखिरी बार अलविदा कहने। डोंग बोला कि अपना नाम साफ करने का एक ही तरीका है, जेल जाना और सच खुद साबित करना। इसीलिए डोंग हिम्मत करके अदालत में सेवोंग के सामने आ गया। चीफ हेजू की झूठी गवाही के कारण डोंग को 7 साल की सजा हो गई और चीफ हेजू को 1 साल की जेल मिली। जेल भेजे जाने से पहले डोंग ने डिप्यूटी चो से कहा कि वो जेल अधिकारी को बता दे कि उसे भी चीफ हेजू वाले कमरे में ही रखा जाए। जेल में डोंग ने पहले मिले एक गुंडे से मदद ली। डोंग ने कहा कि वो चीफ हेजू को कैंची चुराने को कहे। फिर एक और गुंडा आएगा जो डोंग को छुरा भोंकेगा और आरोप चीफ हेजू पर डालेगा। अगर चीफ हेजू जेल में रहते हत्या का दोषी बन गया तो उसे उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा। डर और मजबूरी के कारण चीफ हेजू तैयार हो गया और उसने सच बताने का फैसला किया। चीफ हेजू के इस नए बयान से सेवोंग का सच सामने आ गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब किमचान को पता चला कि उसके बेटे किम ह्यूक की हत्या सेवोंग ने की थी तो वो उसे मार देना चाहता था, लेकिन सब ने उसे रोक लिया। अस्पताल जाते समय सेवोंग ने आखिरी कोशिश की और एम्बुलेंस से भाग निकला। उसी समय उन्हा मेंटल हॉस्पिटल से भाग आई और उसने सेवोंग को बचा लिया। लेकिन सेवोंग डोंग को मारना चाहता है। उसने उन्हा को धमकाया कि वो डोंग को फोन करे। फोन की दूसरी तरफ डोंग ने उन्हा को समझा दिया कि अगर सेवोंग ने फोन करवाया तो उसे कोई संकेत दे, और उन्हा का इशारा पाकर डोंग समझ गया कि सेवोंग कहाँ है और वो क्या करने वाला है। जब डोंग कमरे में पहुंचा तो सेओंग पीछे से बंदूक थामे उसकी ओर आया और आरोप लगाया कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाने की कोशिश की उसे पता चला कि बंदूक में गोलियां ही नहीं है। असल में उन्हा ने फोन पर डोंग की बात मानकर सारी गोलियां निकाल दी थी। फिर अचानक उसे खून की उल्टियां हुई। उसी समय सेवोंग के नाक से भी खून निकल आया। पता चला कि डोंग के आने का इंतजार करते समय उन्हा ने दोनों के ड्रिंक में जहर मिला दिया था। मरने से पहले उन्हा ने डोंग से माफी मांगी और कहा कि जो पहले हुआ वो उसकी गलती थी। लेकिन मरते मरते इन्हा उसके पास एक बात कबूल कर गई कि उसका बच्चा जो विदेश में पल रहा है वो दरअसल उसका और चेयरमैन झांग का बेटा है। यहाँ सेवोंग की भी मौत हो गई। कहानी के अंत में डोंग और जिन को शादी के मंडप की ओर चलते हुए दिखाया गया और यहाँ जिन अपने खुशी पर काबू नहीं कर पाई और ना ही अपनी भूख पर, और वो फिर से
पहले जैसे मोटी हो गई। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।